ज़िंदगी में बोझ कौन ढोना चाहता है, और वो भी ऐसा बोझ जो आपको 24 घंटे परेशान किए रहे, वो भी ऐसा बोझ जो आपकी खूबसूरती को बट्टा लगाए, ऐसा बोझ जो आपके सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर दे और आपको धीरे धीरे रोगों से घेर दे। ऐसा बोझ है मोटापा। बहुत सी वजह हो सकती है मोटापे की, लेकिन सबसे बड़ी वजह आप खुद हैं। क्यों? क्योंकि आप लापरवाही करते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि मोटापे को घर करने का मौका मिल जाता है। उसके बाद और तरह की समस्याएं आ जाती हैं, चाहे वो थायराइड की समस्या हो कि हाइपोथायराइड की वजह से आपका शरीर पे भारीपन आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जीभ पे कंट्रोल नहीं करते हैं, तो आप खूब चाय से दोस्ती कर लेते हैं, चीनी वाली चीज़ें, मिठाइयाँ खूब खाते हैं, चिकनाई का खूब सेवन करते हैं। चाय में दिन में अनेक बार चाय पिएंगे तो अनेक बार आपके यहाँ जो है चीनी चली जाती है। तली हुई चीज़ें आप खाना पसंद करते हैं, और फिर आजकल तो फूड पार्लर्स बने हुए हैं कि हर जगह आप थोड़ा थोड़ा शौक़ पूरा करते हैं अपना खाने का। तो उसके परिणाम स्वरूप ऐसा होता है, क्योंकि आमदनी बहुत हो रही है और ख़र्चा बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो आइए पैसे का खर्चा रोकें और तन से जो हमारा चर्बी है उसको छांट दें, उसका खर्चा करें। योग में बिना थके आप चर्बी घटा सकते हैं। योग में आप बिना खूबसूरती खोए चर्बी घटा सकते हैं। बहुत बार हम चले जाते हैं ऐसे सिस्टम्स के पास कि आपका एक सिटिंग के अंदर 2 किलो वेट कम कर दें। बहुत से लोग ऐसा दावा भी कर सकते हैं कि आपका एक हफ्ते के अंदर 10 किलो वेट कम कर दें, लेकिन पता चला कि उन्होंने जब रिड्यूस किया तो हमारे जो बाकी सिस्टम्स हैं, हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ वो भी वहाँ से डैमेज हो गए, हमारी आँखों के टिश्यूज़ वो भी डैमेज हो गए, और परिणाम ये होता है कि हम नर्वस सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाता है, आत्मविश्वास हम खो बैठते हैं, और शरीर ऐसे कि उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और खाल लटक जाती है। आप कहते हैं इससे अच्छे तो हम मोटे ही थे, कम से कम हरे भरे दिखाई तो दे रहे थे। तो इसलिए योगिक सिस्टम वो है कि अगर आप रिड्यूस भी होंगे तो रिड्यूस होने के साथ कोई कांति में आपके कमी नहीं आएगी। और मज़े की बात है कि कांति बढ़ेगी, मोटापा घटेगा और शांति भी बढ़ेगी। आइए हम करते हैं ऐसी यौगिक क्रियाएं जिनसे मोटापा घटेगा, लचक बढ़ेगी, जीवनी शक्ति बढ़ेगी, त्वचा ढीली नहीं लटकेगी और कांति भी बढ़ेगी। सबसे पहले करेंगे सर्वांग पुष्टि। सर्वांग पुष्टि के लिए सीधे खड़े होंगे, दोनों पैरों को कंधों से दुगनी चौड़ाई में खोलेंगे, श्वास भरते हुए हाथों को सिर से ऊंचा उठाएंगे, इस तरह से कि कलाइयाँ एक दूसरे को क्रॉस रहें। पैर चौड़े हैं, कमर छोटी है, सीना चौड़ा है, बाजू फिर नज़दीक आ गए हैं। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना, चक्राकार कमर से बड़ा राउंड देना। श्वास भरते हुए बाईं तरफ से उठना शुरू करें, सांस भरते जाएंगे जब तक उठते जाएंगे, पीछे की तरफ झुकने की कोशिश, फिर सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ से झुकना और आगे आते आते तक पूरा श्वास छूट जाए। इसी तरह से फिर दाहिनी तरफ से उठना शुरू करेंगे और बाईं तरफ आते आते तक पूरा सांस छूटता चला जाए, और जब दोनों पैरों के बीच में आए तो सांस पूरा छूट जाए। इसी तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चलता रहेगा, एक बार बाईं तरफ से, एक बार दाहिनी तरफ से। लेकिन इस क्रिया में ध्यान रखना है कि दोनों पैरों के तलवे ज़मीन पर चिपके हुए होने चाहिए। जब ऊपर की तरफ बदन खिंच रहा है तो पूरा शरीर ऊपर की तरफ खिंचा हुआ होना चाहिए, यानी जिस दिशा में भी आप झुक रहे हैं उसमें परफेक्शन होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि जब श्वास भरते हैं तो आप उठते चले जाते हैं, और जब झुकना शुरू होता है तो सांस छूटता चला जाता है। ये दोनों बातें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम करेंगे इंजन दौड़। इंजन दौड़ में बायां पैर और बायां बाजू राइट एंगल पर मोड़ लेंगे, इस तरह से
दाहिना पैर और दाहिना बाजू सीधा रहेगा। दाहिने बाजू को कंधे के लेवल पर सीधे सामने फैला लेंगे और पैर भी सीधा रहेगा। इसी स्थिति को जब हम उछल करके स्टेप चेंज करेंगे तो हाथ की स्थिति और पैर की स्थिति भी बदल जाएगी। इस तरह से फिर से सांस भरते हुए उछलना और जब पैर जमीन पे आए तो सांस छूट जाना। लगातार पहले इसको धीरे धीरे करें, जैसे नवनीश करके दिखा रहे हैं, करते रहिए, धीरे धीरे करते हैं और फिर धीरे धीरे इसमें आपका जब संतुलन बनने लगे, जब आपके श्वास पर और आपके मूवमेंट पर कंट्रोल बढ़ जाए, आपकी रिदम बन जाए, तो फिर इसकी स्पीड तेज हो जाती है। इस तरह से लगातार करते जाएं। उछलें, सांस भरें, पैर जमीन पर आए, सांस छूटे। जैसे स्टीम इंजन चलता है और जैसे फिर रेलगाड़ी चलती है, आपने बचपन में देखा होगा, है छुक 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 छुक, इस तरह की आवाज़ जो है श्वास के माध्यम से ये आती रहेगी और आपका जो धधकने का सिलसिला है वो चलता रहेगा। जितना आप धधकेंगे उतना चर्बी जलेगी, जितना चर्बी जलेगी उतना आपका वजन घटेगा। इस तरह का ध्यान रखना है। उसके बाद फिर रिलैक्स, जब आपको लगे कि ड्यूडिनम पे यानी आपके सीने पर धक धक की आपको कुछ धड़कन महसूस होती है, आपको लगता है कि आप एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो उस स्थिति तक पहुंचने से पहले ही आप रुक जाएं, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएं और जब नॉर्मल हो जाएं उसके बाद फिर अगला राउंड फिर शुरू करें। तो इस तरह से आपको ये प्रक्रिया दोहरानी है। इसके बाद अगला स्टेप हम लेते हैं जिसको हम बोलते हैं अश्वचालन। अश्वचालन के लिए दोनों हथेलियों को ज़मीन पर टिका देते हैं और बायां पैर दोनों हथेलियों के बीच में ले लेते हैं, दाहिना पैर पीछे लंबा फैला देते हैं, चेहरा ऊंचा उठा हुआ है। इस तरह की स्थिति हो जाती है। इस स्थिति को आप साइड से भी देख लीजिएगा। आप नवनीश मेरी तरफ मुंह कर लें, पैर उधर करें ताकि साइड से देखा जा सके। इस तरह से, यानी ये पैर हाथों के बीच में होना चाहिए और आगे कर लें पैर को, इस स्थिति में आए। लेकिन इनका पैर आसानी से दोनों हाथों के बीच में आ सकता है, लेकिन आप तो मोटे हैं, आपका पैर भला कैसे आएगा? नहीं आएगा तो कोई चिंता नहीं, जहां तक आता है वहां तक लाएं। ये ना सोचना कि हमारा पैर क्योंकि बीच में नहीं आएगा इसलिए ये एक्सरसाइज हमारे लिए नहीं है, ऐसा मत सोचेगा। हिम्मत नहीं हारनी है, आप भी हो जाएंगे फिर से स्लिम ट्रिम छरहरे और शक्ति संपन्न। हम क्या करेंगे? उछलेंगे श्वास भरते हुए और इसी बीच में पैर की स्थिति बदल जाएगी और चेहरा ऊंचा दोबारा उठेगा तो सांस छूटेगा। ये आरंभ करें, उछलें, सांस छूटे, सांस छूटने की आवाज आनी चाहिए। ये इस तरह से सांस छूटना और उछलना, ये रिदम बनाएं। यानी जिस समय उछले तो सांस भरे, जब पैर आगे है दोनों हाथों के बीच में आए तो सांस छूटे और चेहरा ऊंचा जाए। आप देख रहे हैं कि इस क्रिया में कमर को हर बार नीचे की तरफ झुकाना होता है। ये विशेष रूप से ध्यान देने की। बहुत बार क्या होता है कि आप शुरू में करते हैं तो आपको लगता है कि मेरे चोट ना लग जाए, तो आपको कमर को ढीला छोड़ने में आप संकोच करते हैं। एक मिनट रुको। तो इसमें जो गलती करते हैं वो क्या है कि आप पैर तो बदलते हैं लेकिन पीछे पैर को एक तरह से जब कमर को झुकाएंगे नहीं तो कमर पे चोट आती है उससे, तो वो आपके लिए नुकसान देने वाली हो सकती है। दूसरा स्टेप है हमारा ऊर्ध्वमुखी श्वानासन। ऊर्ध्वमुखी श्वानासन के लिए दोनों हाथों को जमीन पर टिकाते हैं और दोनों पैरों को पीछे फैला लेते हैं इस तरह से कि कमर ढीली लटकी हुई है, पेट पर हल्का सा खिंचाव बना हुआ है, चेहरा ऊंचा है, कोहनियां मुड़ी हुई नहीं है, बाजू बिल्कुल सीधे हैं। श्वास भर करके उछलना है और जब पैर आगे आएंगे दोनों हाथों के बीच में सिर झुका देंगे और सांस को छोड़ देंगे। ये सांस भरने और सांस छोड़ने दोनों की आवाज आनी चाहिए क्योंकि इसमें एक्सर्शन करते हैं, हम प्रयास करते हैं। चलिए एक बार करें। सांस भरते हुए पैर उछालें, सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। इसके बाद हम लेते हैं विपरीत हस्तपाद स्पर्श आसन। विपरीत हस्तपाद स्पर्श आसन में पैरों को सामने फैला करके बैठ जाते हैं, ऐसे कि आपके पैर जितना आप अधिक से अधिक खोल सकते हो खोल करके रखें। दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लेना
या छू लेना। इसके बाद श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ से दाहिने पैर को छूना है और दाहिना हाथ पीछे चला जाएगा। फिर सांस भरते हुए वापस, और इस बार दाहिने हाथ से बाएं पैर को छूना है और बायां हाथ पीछे चला जाएगा। कोशिश करेंगे कि जितना हो सके आगे, जब पैर को छू रहे हैं तो आगे की तरफ झुकना भी होता है, और अगर बहुत अच्छी अवस्था आ जाए तो माथा भी घुटने से लगने लगता है, लेकिन अति नहीं। आपकी स्थिति में अगर आप केवल पैर छूने का भी अभ्यास करते हैं तो उससे भी फायदा होगा। कारण क्या होता है कि हमारी यात्रा उस स्टेशन से शुरू होती है जहां हम खड़े हुए हैं। अगर हम अपनी सीमा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं तो इससे इंजरी हो सकती है। हमारे जो मसल टिश्यूज़ हैं उनमें इंजरी हो सकती है, कई बार जॉइंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हम निरापद क्रियाएं करते हैं जिससे कि किसी भी हमारे दर्शक को कोई हानि किसी तरह से अभ्यास के माध्यम से न हो। तो शुरुआती दौर पे कैसे करना है कि दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ने की कोशिश। हो सकता है आपका मोटा पेट आपको पैर पकड़ने न दे। यदि आपको ऐसा लगता है तो अपने हाथ को टखने के पास रख सकते हैं, और पैर अगर इतना चौड़ा खोलने में दिक्कत है तो थोड़े पैर नज़दीक भी रख सकते हैं। यानी जितना आप सुगमता से कर सकें, लेकिन प्रयास पूरा करना है। फिर सांस भरते हुए चलना और पैर को छूते समय सांस छोड़ना, लगातार इस तरह से करें। अपना स्टैंडर्ड बनाएं कि आप इसमें 50 से 100 बार का एक राउंड लीजिएगा, और ऐसे 3 राउंड हम कर सकते हैं। यानी 50-50 के 3 राउंड। जैसे एक बार एक राउंड लिया 50 का, तो उसके बाद विश्राम करना है। हाथ को पीछे टिका दीजिएगा और कमर को ढीला छोड़ के और सिर को पीछे की तरफ ढीला छोड़ करके आराम करिएगा, जिससे कि आपके एक तो ऑलरेडी आपकी कमर बड़ी फैली हुई है, क्योंकि मैंने बोला कि द लार्जर इज़ योर वेस्ट लाइन, द शॉर्टर इज़ योर लाइफ लाइन। तो इसलिए इस जो आपकी वेस्ट लाइन है इसको हमें बढ़ने नहीं देना है, लेकिन उसके बढ़े हुए की वजह से आपको ये अभ्यास करना पड़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि थोड़ी सी कमर पे तनाव आ जाता है। तो इस तरह से रिलैक्स करने के बाद में फिर इसको दूसरा राउंड तब आप करेंगे। इसके बाद हम इसी क्रिया को करते हैं लेट करके, जिसको हम बोलते हैं विपरीत पाद हस्त स्पर्शासन। अभी आपने किया था विपरीत हस्तपाद स्पर्शासन, यानी हाथ से पैर को छुआ था, और दूसरी क्रिया में हम विपरीत पाद हस्त स्पर्शासन करेंगे, यानी पैर से हाथ को छुएंगे। कमर के बल लेट जाते हैं, दोनों हाथों को कंधे की चौड़ाई में, कंधे के लेवल पर फैला लेते हैं ऐसे। श्वास भर करके बाएं पैर को उठाएंगे और दाहिने हथेली से वो टच करेगा और सांस छूट जाएगा, फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाएगा। ऐसे ही दाहिने पैर को उठाएंगे, बाएं पैर हाथ से छुएंगे, पूरा सांस छूटेगा और वापस आ जाएगा। इसको आप आवाज़ के साथ देखिएगा कि सांस छूटे तो आवाज़ आनी चाहिए। हर बार पैर से जब हाथ को छुएं तो सांस छूटे, वापसी में सांस भर लें। ऐसे ही दूसरी तरफ लगातार इस क्रिया को भी हम करते जाएंगे, और अपने सामर्थ्य के अनुसार बेस्ट स्टैंडर्ड बना लेना है कि मैं इसको 30 बार एक तरफ करूँगा, तीसरी बार दूसरे पैर से करूँगा, और इसके भी हम 3 राउंड करते हैं। इसके बाद हम लेते हैं अगला स्टेप, जिसको हम बोलते हैं जठर परिवर्तन आसन। जठर परिवर्तन आसन के लिए हथेलियों को कंधों की चौड़ाई में इसी प्रकार से रखेंगे, दोनों हाथों को सीधा फैलाए रखें और पैरों को सीधा ऊंचा उठाएं। दोनों पैर राइट एंगल पर ऊंचे उठा करके फिर दोनों पैरों को बाईं हथेली से टच करना, वापस इसी स्थिति में राइट एंगल पर ले आना और जमीन पर ला करके सांस छोड़ देना। फिर से सांस भरना, दोनों पैरों को ऐसे ही राइट एंगल पर उठाना, दाहिनी हथेली को दोनों पैरों से टच करना और फिर वापस आकर के राइट एंगल पर पैरों को जमीन पर ला करके शिथिल छोड़ देना। ये सिलसिला बराबर चलता है। जठर परिवर्तन आसन हमारी मोटापे को कम करने वाला, कमर की चर्बी को छांटने वाला, हमारी आंतों को मजबूती देने वाला और ख़ास तौर से हमारे रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स, जो हमारे पेट की मांसपेशी हैं, उनको मजबूती देने वाला है।
इससे कमर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है और साथ साथ हमारे जो पीठ का दर्द है वो भी हमको नहीं होता है। मोटापे का निवारण करने में ये क्रियाएं करेंगे और इसके साथ साथ अगली क्रियाओं के लिए प्रतीक्षा करेंगे अगले एपिसोड तक की। योग की क्रियाओं में एक चीज़ खास तौर से ध्यान रखनी होती है पूरे योगाभ्यास में ही कि अभ्यास को वैराग्य से जोड़ें, यानी धैर्यपूर्वक अभ्यास करें। हथेली पे सरसों उगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उससे आप नुकसान उठा सकते हैं। आपने बरसों मेहनत करके अपने आकार को बिगाड़ा है, आपने बरसों मेहनत करके अपनी चर्बी को बढ़ाया है, बिल्कुल निष्क्रिय रहे, खूब खाया, खूब आराम किया, उसका परिणाम हुआ कि आप कब में को 4 चांद आपको लग गए और आप इतने मोटे हो गए आपको पता भी नहीं चला। लेकिन दुख तब होता है कि आप बरसों की चीज़ परसों में छोड़ना चाहते हैं। थोड़ा धैर्य से अभ्यास करिए, क्योंकि योगाभ्यास से जो आपको लाभ मिलेगा वो स्थायी लाभ होगा। वरना आप हमारे पास आएँ, हम आपको निश्चित रूप से 8 दिन में 5 किलो वजन कम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद दिक्कत क्या आती है कि आप अभ्यास छोड़ देते हैं, फिर दोबारा से आपका वजन बढ़ जाता है। इसलिए या साथ में हमारे सिस्टम्स पे उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो वेट लॉस और फैट लॉस असली वो है जिसको करने से ना आपका सौंदर्य बिगड़े, ना आपकी जीवनी शक्ति घटे और ना ही आपका फ्लेक्सिबिलिटी कम हो, यानी आप रोगी न हो। आप इस अभ्यास को करिएगा और अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि फैट को घटाने के लिए जो पूरे क्रियाएं हैं वो कैसे हमें करनी है, साथ ही हमें क्या कुछ खाना है और क्या कुछ अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना है। मोटापे से 2 हाथ करने के लिए पिछले एपिसोड में आपने सीखा था सर्वांग पुष्टि, आपने सीखा था इंजन दौड़, आपने सीखा था अश्व चालन, आपने सीखा था ऊर्ध्वमुखी श्वानासन और अन्य अनेक क्रियाएं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज कुछ क्रियाएं लेते हैं जो उसी सीक्वेंस में आपको कंटिन्यू करनी है, जिससे कि बरसों से जो चर्बी आपने पाली हुई है, जो मोटापा बढ़ा हुआ है, उसका निराकरण किया जा सके। साथ में हम बताएंगे वो प्राणायाम और वो मुद्राएं जिससे कि हम अपनी थायराइड को संतुलित रखते हुए चर्बी को न बढ़ने दें, क्योंकि का कारण जहाँ आहार का असंतुलन है, जहाँ परिश्रम का अभाव है, वहाँ ये भी है कि हमारा थायराइड कई बार जो है वो बढ़ जाता है, यानी हमको हाइपोथायराइड की स्थिति हो जाती है। थायरॉक्सिन कम बनता है हमारे थायराइड ग्रंथि से, जिस वजह से चर्बी बढ़ती है। तो उस अवस्था में हमें ख़ास तौर से प्रिकॉशन लेने ज़रूरी होते हैं। तो अब हम आज के जो अभ्यास हैं उनमें सबसे पहले लेते हैं गत्यमान हलासन। गत्यमान हलासन के लिए कमर के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को मिला करके श्वास भरते हुए ऊंचा उठाना और सिर की तरफ ज़मीन तक लाते हुए सांस छोड़ देना। फिर श्वास भरते हुए हाथों को पैरों को वापस ले जाना और हाथों को ऊपर सिर की तरफ ले लेना, ऊंचा उठना और पश्चिमोत्तान आसन वाली स्थिति में आ जाना, सांस पूरा छोड़ देना। फिर श्वास भरते हुए वापस लेटेंगे और पैरों को उठा करके ज़मीन की तरफ यानी सिर की तरफ ऊंचा ला करके सांस छोड़ देंगे। श्वास भरते हुए वापस और हाथों को ऊंचा उठा करके उठ जाना और आगे झुकते हुए सांस को छोड़ देना। ये गत्यमान हलासन यानी मूवमेंट के साथ में निरंतर करते रहेंगे, जिस तरह से आपको नवनीश करके दिखा रहे हैं। इसके अपने राउंड बना लीजिएगा कि 10 सांस का एक राउंड लूँगा, यानी 10 बार लगातार करूँगा और उसके बाद ज़रा सा विश्राम करके फिर दोबारा राउंड लेंगे, यानी इसके 10 के 30 राउंड लेने का 3 राउंड, यानी ताकि 30 बार आप इसको कर सकें, इतना आप करेंगे। गत्यमान हलासन के 10 बार का एक राउंड और ऐसे 3 राउंड हमको करने हैं। इसके बाद हम लेते हैं बाल कृष्णासन। बाल कृष्णासन, इसको हमने आसान नाम दे दिया है, इसका यौगिक नाम है सुप्त पादांगुष्ठ नासाग्र स्पर्शासन। आप कहेंगे कि तो बहुत लंबा चौड़ा नाम हो गया, इसलिए हमने इसको आसान बनाया, क्योंकि ये आपको मोटापा छांट करके सुंदरता देने वाला आसन है
और इसीलिए भगवान कृष्ण के नाम पर इसको दिया है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकंदम मनसा स्मरामि। भगवान कृष्ण का बाल रूप कितना खूबसूरत है उसका वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण जो है कि उन्होंने अपने कर कमलों से अपने चरण कमलों को पकड़ा हुआ है और अपने मुख कमल में उसको डाला हुआ है, और ऐसे वट के पत्ते के ऊपर भगवान कृष्ण जो है बाल रूप में विराजमान है, उसको हम देख रहे हैं। तो वही क्रिया इसमें लेटे हुए आपने फोटो देखा होगा भगवान कृष्ण का, उसी तरह का मूवमेंट इसमें होगा। श्वास भरते हुए बाएं पैर को सीने की तरफ लाएं, दोनों हाथों से पकड़ लेंगे और अंगूठे को नाक से छुएंगे या मुंह से टच कर देंगे। श्वास भरते हुए वापस इसी तरह से दाहिने पैर को लाना, दोनों हाथों से टखने और पंजे को पकड़ करके अपने मुंह से टच करना, फिर वापस हो जाना। लगातार इसी प्रक्रिया को हम करते रहते हैं। जब घुटना फोल्ड करके चेहरे की तरफ आप अंगूठे को लाते हैं तो सांस जोर से छूटना चाहिए, पता चलना चाहिए कि आप छोड़ रहे हैं, ताकि वापसी में हमें पता चले कि आप भर भी रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि आप मूवमेंट करते हैं और प्राण के प्रवाह पर आपका नियंत्रण नहीं होता है, तो उसमें पूरा संचार आपकी ऊर्जा का नहीं बन पाता। इसमें कैलोरीज को हम कंज्यूम करते हैं। पूरी तरह से इस तरह से मूवमेंट होगा और श्वास छूटने की आवाज़ भी आपको सुनाई देती रहेगी। इस क्रिया को करते हैं हम क्या कह करके, बाल कृष्ण आसन। बाल कृष्ण आसन के बाद हम लेते हैं पवन मुक्त आसन, क्योंकि वायु का बढ़ना भी मोटापे का एक कारण होता है। कई बार आप कह देते हैं कि इसके शरीर में तो वायु भरी हुई है, यहाँ तक कि आपके पेट में भी वायु बहुत बनने लगती है और आप उससे भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये जो पवन मुक्त आसन है ये आपके शरीर से वायु को छांटेगा, जोड़ों से वायु को हटा देगा, यहाँ तक कि जो उदरस्थ वायु है जिसको आप कहते हैं गैस का बनना, वो भी उसमें भी आराम देगा और आप हल्के फुल्के ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन विश्वास के साथ करिए और नियमितता के साथ करिए। देखिए हम लेते हैं पवन मुक्त आसन, जिसमें सांस भरते हुए दाहिने घुटने को उठा करके सीने की तरफ लाना है और पेट की तरफ उसको दबाते हुए सांस छूटेगा और ठुड्डी को घुटने से टच करना है। ऐसे ही सांस भरते हुए पैर को वापस फैलाएंगे। फिर बाएं पैर से ऐसा ही होगा, सांस भरते हुए पैर उठाना, सांस छोड़ते हुए घुटने से ठुड्डी को टच करना और श्वास भरते हुए फिर वापस फैला देना। इसी तरह से दोनों को एक साथ श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को सीने की तरफ लाएं, सांस छूटे, फिर सांस भरते हुए दोनों पैरों को वापस फैलाएं और बदन को ढीला छोड़ दें। एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम पवन मुक्तासन करेंगे तो हमेशा, क्योंकि मैं जब कोई बात आपसे कह रहा हूँ तो उसको ध्यान से सुनिएगा। अक्सर क्या होता है कि हम जब क्रिया देखते हैं तो उसमें अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं, उस समय कुछ और सोचने लगते हैं। परिणाम होता है कि आपको आधी अधूरी जानकारी मिल पाती है। ध्यान से सुने और मनोयोग से करें। मैंने कहा कि जब पवन मुक्तासन करें तो ऑलवेज बिगिन विद राइट लेग। दाहिने पैर से शुरुआत करनी है, दाहिने पैर को सीने की तरफ लाना, दोनों हाथों से पैर को पकड़ करके ठुड्डी तक घुटना और ठुड्डी को नज़दीक ले आना, ऐसे ही वापस सांस भरते हुए फैलाना और दूसरे पैर से दोहराना। इसके बाद दोनों पैरों से इसी तरह से दोहराना। ये हुआ पवन मुक्त आसन। और ये जिस तरह से किया गया ये गत्यमान पवन मुक्तासन है, यानी रेस्टलेस पवन मुक्तासन आप कर रहे हैं। रेस्ट कब लेंगे? जब आपको रेस्ट की आवश्यकता महसूस होगी, यानी पूरी क्रिया करने के बाद। पवन मुक्तासन को पूरा करने के बाद तब आप विश्राम करते हैं। इसके बाद हम लेते हैं पेट के बल लेट करके द्रुत सर्पासन। द्रुत सर्पासन के लिए सांप जैसे दुम लंबी अपनी रखता है, उसी तरह से आप भी अपनी लंबी दुम कर लीजिएगा, यानी पैर को पीछे लंबा फैला दीजिएगा। हथेलियों को कंधों के नीचे ले लिया जाए। जिन लोगों को चर्बी बढ़ी हुई है और वो गत्यमान द्रुत सर्पासन करने का लाभ लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा हो कि वो मूल बंध से लें। बंधों के बारे में हम अपने इस कार्यक्रम श्रृंखला में अलग से भी आपको बताएंगे, क्योंकि बंध वो शक्ति है जिसके द्वारा आप अपनी जीवनी शक्ति को बहुत बढ़ा सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में अपनी जीवनी शक्ति को अप्लाई कर सकते हैं और शरीर के किसी भी क्षेत्र में आप अपनी उस शक्ति को अप्लाई करके उस हिस्से को निरोग कर सकते हैं। बंधों के द्वारा पूरे शरीर में सिंचन किया जाता है, जैसे नदी में बांध बना देते हैं और एक इलाके को सींच सकते हैं, ऐसे ही योगाभ्यास में बांध बना करके हम अलग अलग क्षेत्रों की सिंचाई कर सकते हैं। इसमें आपको मूल बंध के साथ इसको करना है। मूल बंध का मतलब जो आपकी जो गुदा है,
मल द्वार आपका है, वहाँ की मांसपेशियों को भीतर को भींच लीजिए। ऐसे भींच लीजिए जैसे मैंने मुट्ठी भींच ली है। जैसे आपने देखा होगा कि गाय गोबर करने के बाद में अपने गुदा को ऐसे संकुचित कर लेती है, फिर ढीला छोड़ देती है, फिर संकुचित कर लेती है। ऐसे घोड़ा लीद करने के बाद में अपने गुदा को संकुचित करता है, ढीला छोड़ देता है। ये ऐसी चीज़ें, मैंने कहा कि हमने यौगिक क्रियाओं को सभी जीव जंतुओं से सीखा है। आसनानी समस्तानी यावंतो जीव जंतव है, 84 लाख जीव जंतु हैं, उनसे हमने 84 लाख चीज़ें सीखी हैं और उनका प्राणी मात्र के लिए लाभ है। तो इसमें मूल बंध लगाना, यानी गुदा को भीतर की ओर पहले संकुचित कर लीजिए और संकुचित करके रुक जाइए, उसको वहीं रोके रखिएगा। फिर क्या करना है, वो तो संकुचित रहेगा। फिर श्वास भरते हुए चेहरे को ऊंचा उठाइए और फिर इस तरह से तेजी के साथ वापस आना है जैसे सांप अपना फुंकार मारता है। यह बात है। श्वास भरते हुए ऊंचा उठिए, नाभि तक ऊंचा उठ जाइए बेफिक्र होकर के, और फिर फुंकार मारते हुए वापस आइए। इस क्रिया को करें। श्वास भरते हुए ऊंचा उठना, नाभि तक ऊंचा उठना, क्योंकि सांप अपना फन सीधा उठाता है ऐसे, वो ऐसे रोता पीटता नहीं उठाएगा कि ढीला ढीला होकर के चलेगा, वो फुंकार मारेगा एकदम कड़क होकर के। तो आप कड़क हो जाइएगा। मोटे आदमी को अगर वो कड़क हो जाए तो बस सारी चिंताएं खत्म है। ये मत सोचो कि मैं तो भारी हूँ, नौकर से कह रहे हैं रामू बेटा एक गिलास पानी पिला देना, उसकी जरूरत नहीं है। आप बल्कि ये सोचें कि प्यास लगी है, आप झट से पानी लीजिए और साथ में अपनी दादी माँ को भी कहिए मम्मी मैं पानी लो, आप भी पानी ले लीजिएगा। आपको अगर दरवाज़ा खोलना है तो मत सोचिए किसी और से खुलवाऊंगी, जब लपक करके जाइए और अपना दरवाज़ा खोलिए। कहने का भाव ये है कि अपनी ऊर्जा का पूरा उपयोग करिए, सिर्फ एक्सरसाइज पर निर्भर नहीं, बल्कि योग क्या है कि मतलब वी हैव टू बी राउंड द क्लॉक ए योगी। 24 घंटे हमें योगी होना है। हमारे अपनी स्फूर्ति, अपनी चुस्ती, अपने कैलोरीज को कंज्यूम करने का काम हमें प्रतिदिन और 24 घंटे करना है। इसके साथ हम लेते हैं अगला अभ्यास, जिसको हम बोलते हैं एकपाद शलभासन। एकपाद शलभासन के लिए लेटे रहेंगे, ठुड्डी को ज़मीन पे छुएंगे, दोनों हाथों को थाइज के बराबर में ले करके और मुट्ठी बांध लेंगे ऐसे कि मुट्ठी के ऊपर वजन डाला जा सके। श्वास भरते हुए पैर को उछालना है और जोर से सांस छोड़ते हुए वापस लाना है। एक एक पैर ऐसे, इस तरह से। आप श्वास की आवाज आपको सुनाई दे रही है, इस तरह से आप करेंगे कि पैर उठे, सांस भरना, पैर वापस आए, सांस फुंकार मार के छोड़ना। पूरा जो वजन है वो मुट्ठी और ठुड्डी के ऊपर है, इसका ध्यान आपको रखना है। इससे जो हमारी गर्दन पर पड़ने वाला खिंचाव है वो हमारी थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करता है। इसके लिए खास तौर से मैंने ये स्थिति आपको दी है कि गत्यमान शलभासन के लिए, यानी द्रुत शलभासन के लिए ठुड्डी को ज़मीन पर टिका करके इस अभ्यास को हम करेंगे। इसके बाद हम अगली क्रिया लेंगे जिसको हम बोलते हैं बिलाव आसन। बिलाव आसन के लिए हथेली कंधों के नीचे लीजिएगा और घोड़े की तरह से आकृति ले लीजिएगा। आपने देखा होगा बिलाव को कि वो जब आप उसे बिल्ली को पकड़ने की कोशिश करें तो बिल्ली एकदम छुपती है और कई बार तो आप उसे और ढूंढेंगे तो वो कमरे में खड़ी हो जाएगी, कोने में जाकर के दुबक जाती है डर की वजह से। लेकिन जब उसे लगे कि आप उसे पकड़ ही लेंगे तो कमर को ऊंचा कर लेती है, उसकी पेट छोटा सा हो जाता है, पीठ ऊंची हो जाती है, फिर वो पंजा भी मार देती है। तो इसलिए बस ऐसे ही आपको कड़क होना है बिलाव आसन में। कमर को सांस भरते हुए नीचे की तरफ दबाना है, ये सांस छूटा है, ठीक है। अब जब सांस भरेंगे ये तो चेहरा ऊंचा उठाएंगे, कमर दब जाएगी। आप इस स्थिति को देखिए कि चेहरा ऊंचा है, कमर दबी हुई है, हिप्स ऊंचे हैं। फिर सांस छोड़ते हुए चेहरा नीचे हो जाएगा, कमर ऊंची उठेगी और हिप्स को आगे को पुश करना है। बिलाव आसन के बाद हम चले जाते हैं प्रसरित गुरु प्रणाम आसन में राहत लेने के लिए। क्या करेंगे कि हथेलियाँ यहीं टिकी रहेंगी, श्वास छोड़ते हुए हिप्स को पीछे स्ट्रेच करना है कि एड़ियों पर टिक जाएं। आगे पेट जंघाओं के अगेंस्ट दब जाता है, सिर को ढीला छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि कोहनी को भी ज़मीन पे छू देते हैं। दिस इज़ डेडिकेशन पोस्चर। गुरु प्रणाम आसन, योग मुद्रा है ना, ये वो आसन है जिनमें हम समर्पित हो जाते हैं अहंकार निवृत्ति के लिए। हम गुरु के लिए, और सबसे बड़ा गुरु कौन है? परमेश्वर है। उसके लिए हम अपने आप को समर्पित भाव से गुरु प्रणाम आसन करते हैं कि हमारे समस्त विकारों को निकालिएगा और हमें जीवनी शक्ति से परिपूर्ण करिएगा। ऐसा सोचते हुए फिर हम सीधे वज्रासन में बैठ जाते हैं। लास्ट में हम लेते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने के लिए
पूर्व दिशा की ओर होकर के खड़े होना है और एड़ी पंजे मिले हुए, प्रार्थना की स्थिति, हाथ सामने जुड़े हुए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊंचा उठाएं, श्वास भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, बदन पूरा खींचे, उसके बाद थोड़ा पीछे की तरफ झुकना, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। हथेलियाँ पैरों के पंजों के पास आ जाएं, माथा घुटने के पास आ जाए, यदि संभव हो तो छू जाए। लेकिन आप मोटे हैं, मत सोचिएगा मैं आपको गाली दे रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आप मोटे हैं। बहुत बार आए, एक महिला आई अपने बेटी को लेकर के, मैंने कहा आप अभ्यास करेंगे कि नहीं, ये बेटी अभ्यास करेगी, ये थोड़ा हेल्दी है। मैंने कहा हेल्दी अगर है तो फिर अभ्यास की क्या ज़रूरत है, तो अभ्यास ठीक है उसका। कह रही कि नहीं नहीं वो हेल्दी है ना। तो मैंने कहा अरे हेल्दी नहीं, फिर मोटा कहो उसको, मोटी है। जब सच्ची बात को जानोगे तो उसके लिए निदान का उपाय करोगे। तो आप मोटे हैं तो इसलिए आप नहीं छू पाएंगे माथे से घुटने को, कोई चिंता नहीं, आप इतना ही रुकिएगा, इससे ज़्यादा नहीं झुक सकते तो और पीछे रुकिएगा। फिर अगले स्टेप में श्वास भरते हुए दाहिने पैर को पीछे ले जाएंगे, क्योंकि सूर्य स्वर जो है वो इसमें चलना जरूरी है ताकि आपका कंजम्पशन ज़्यादा हो, फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा हो। सूर्य धधकाता है आपको। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊंचा उठाइए इस तरह से कि जितना पीछे झुक सकें झुकें। श्वास छोड़ते हुए आगे वापस पूर्व स्थिति में आ जाइए। दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएं श्वास भरते हुए। धोबी के फट्टे की तरह कमर सीधी हो गई और इसके बाद 8वां स्टेप लेंगे साष्टांग प्रणाम। दोनों पंजे, दोनों घुटने, दोनों हथेलियाँ, सीना और माथा जमीन से छुएगा इस तरह से। और फिर श्वास भरते हुए 9वीं स्थिति, पूरे सीधे हो जाएंगे। सांस छोड़ते हुए हिप्स को ऊंचा उठाएंगे, पैरों के पंजों को देखेंगे। श्वास भरते हुए दाहिने पैर को जो पीछे गया था उसी को आगे लाना है। दोनों हाथों को ऊंचा उठाएं 12वीं स्थिति में। 13वीं स्थिति, सांस छोड़ते हुए हाथ वापस, दोनों हाथ पैर के दाएं बाएं। और 14वीं स्थिति में दूसरा पैर भी आगे, हेड डाउन। 15वीं स्थिति में श्वास भरते हुए हाथों को ऊंचा उठाना, पूरा बदन ऊंचा खींचें और उसके बाद थोड़ा पीछे झुकने की कोशिश। और फिर 16वीं स्थिति में प्रार्थना के मुद्रा और सहज श्वास, सूर्य का मन से दर्शन और ये भाव कि मैं सूर्य को नाभि में धारण कर रहा हूँ। जठरे धारयाम्य हम, हे सूर्य नारायण आपकी ऊर्जा को मैं जठर में धारण करता हूँ, ऐसा भाव लेकर के। और इसके बाद हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। मोटापा छांटने में भस्त्रिका प्राणायाम का विशेष महत्व है। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पद्मासन लगा करके बैठना, अगर पद्मासन नहीं लगता है तो सुखासन में बैठना। आपने देखा कि आपके लिए कैसे मॉडिफाई किया गया है आसन। यानी जब हम सूर्य नमस्कार भी कर रहे थे तो जो सामान्य यानी स्वस्थ व्यक्ति के लिए सूर्य नमस्कार कराया जाता है तो उसमें हाथों पर ही पूरा वजन रहता है, लेकिन यहाँ नवनीश ने आपके लिए पूरा लेट करके यानी कोहनी को भी जमीन पर छू दिया, ताकि क्योंकि पता है कि जो भारी भरकम लोग हैं वो शरीर का वजन एकदम से ऐसे ज़्यादा देर तक नहीं सहार सकते, तो इसलिए उनको पूरा शरीर जमीन पर लेटाने का अवसर दिया गया है। लेकिन धीरे धीरे आसन में इम्प्रूव करना है। आपकी स्थिति बदलेगी, आपकी परिस्थिति भी बदलेगी, बस फिर चिंता की बात ही नहीं है। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आप हृदय मुद्रा लगा करके बैठेंगे या ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के लिए अंगूठा और तर्जनी को ऐसे मिला लेंगे, कलाई से घुटने पर हाथ को टिका दिया गया है, आंखें बंद रहेंगी। श्वास को इस तरह से चलाना है, बड़े आराम से समझिएगा, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम बहुत उपयोगी प्राणायाम है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो हृदय रोगी हैं, हार्ट के पेशेंट, और जो अस्थमा के रोगी हैं, उनको भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कफ को भी सुखा देता है। दूसरी चीज़ ये है कि भस्त्रिका प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को दूध का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये एक विशेष बात है। ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि दूध का प्रयोग करने वाले मोटे हो जाते हैं। जब तक बच्चा दूध पे रहता है तब तक वो कभी मोटा नहीं होता। जब वो अन्न और फालतू तली हुई चीज़ें खाना शुरू होता है तब वो मोटा होना शुरू होता है। तो इसलिए दूध का सेवन भस्त्रिका प्राणायाम वाले को ज़रूर करना चाहिए। गो दूध का प्रयोग, गाय का दूध। तो अब हम भस्त्रिका में क्या करेंगे कि पहले सांस को पूरा लेंगे और पूरा छोड़ेंगे। ऐसे लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना। अब धीरे धीरे चलाते रहेंगे इसी को। लंबा सांस ले रहे हैं, लंबा सांस छोड़ रहे हैं।
धीरे धीरे श्वास की लंबाई घटती जाएगी और उसकी फोर्स बढ़ती जाएगी। देखिए कैसे होता है, लंबाई घटती जाए और लेने में भी जोर लगाना है, छोड़ने में भी जोर लगाना है, और लंबा और छोटा छोटा करते जाएंगे, तेजी लाते रहेंगे, भरना भी जोर से, छोड़ना भी जोर से, और धीरे धीरे बढ़ाते हुए इतनी तेज बढ़ जाएगा कि जैसे धौंकनी चलती है, बहुत छोटा सांस हो जाएगा लेकिन फोर्स उसके अंदर पूरी बढ़ जाएगी। लेने में भी फोर्स है, छोड़ने में भी फोर्स है, और पूरी तेजी के साथ करते चले जा रहे हैं। और स्पीड बढ़ाइए, और स्पीड बढ़ाइए, ऐसे। और फिर धीरे धीरे स्पीड घटती जाएगी, लंबाई बढ़ती जाएगी, यानी फोर्स कम होती जाएगी, लंबाई बढ़ती जाएगी। हर श्वास के साथ फोर्स घटती जाए, लंबाई बढ़ती जाए। लास्ट में जैसे शुरू में लंबा सांस लिया था, लंबा सांस छोड़ा था, ऐसे ही लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना, और लास्ट सांस को पूरा भर लेंगे और भर करके ठुड्डी को कंठकूप से स्पर्श करके रुक जाएंगे। ये जालंधर बंद है, जिसको करने से हमारा थायराइड संतुलित हो जाता है। जिन लोगों को अधिक थायरॉक्सिन बनता है या जिनका हाइपोथायराइडिज्म है, दोनों ही स्थितियों में इससे लाभ मिलता है, क्योंकि हमारी थायराइड ग्रंथि ठीक से काम करने लगती है। फिर ठुड्डी को हटा दीजिएगा, श्वास को नॉर्मल लीजिएगा, आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं है। ये एक राउंड है, ऐसे एक राउंड से ही आप शुरू करिएगा और धीरे धीरे इसके एक हफ्ते में एक राउंड बढ़ाते हुए आप इसके 5 राउंड तक ले सकते हैं। यानी 5 हफ्ते में पहुंच जा करके 5 राउंड लेना शुरू करना, धैर्य से करना, क्योंकि अति करने से इसमें नक्सीर भी फूट सकती है, कई बार हेमरेज हो सकता है। तो कोई रिस्क हम अपने किसी साधक के लिए नहीं लेते हैं। आप निश्चिंत होकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें, प्रतिदिन पूरे कार्यक्रम को देखें, जिससे कि आधी अधूरी जानकारी आपको नुकसान न दे। चलते रहिए, साधना करते रहिए, अपने कर्म से विमुख मत होइएगा, क्योंकि योग हमें कर्म में कुशलता देना सिखाता है। योगः कर्मसु कौशलम। हम खूब एफिशिएंट हों, खूब एनर्जेटिक हों, खूब उत्साह से भरे हुए हों और अपने जिम्मेदारियों का पालन करें। योग दुनिया से भागना नहीं सिखाता है और न ही दुनिया को भोगना सिखाता है। योग न भागना सिखाता है, न भोगना सिखाता है, बल्कि योग सिखाता है दुनिया में ठीक से जीना।